हेलो, केमिस्ट्री विद ज्ञानेंद्र में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th की पहले चैप्टर की वीडियो 3 पोस्ट की जा चुकी हैं। ये चौथी वीडियो है जिसमें आज रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम आपको आज इस वीडियो में पढ़ाएंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है और इसके अलावा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इस चैप्टर में आपके 2 टॉपिक रह जाएंगे, संक्षारण यानी धातुओं का नष्ट होना क्या होता है। लास्ट में रह जाएगा एक टॉपिक विकृत गंधता। कोशिश करेंगे कि ये सारे टॉपिक इसी वीडियो में आ जाए और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग पेन और अपना नोटबुक उठा लीजिए, इंपोर्टेंट रिएक्शन लगे उन्हें लिखते जाइए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इस चैप्टर से जरूर कोई एक अभिक्रिया पर टिप्पणी अवश्य पूछ ली जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। साथ साथ में समझने का प्रयास करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, रासायनिक अभिक्रिया अगर होती है तो अभिकारक और उत्पाद दोनों ही होंगे। अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, जो कि हमने आपको पहली वीडियो में बताई थी। लेकिन यहां बता दें, जो कि आप पहले से ही 9th क्लास से जानते हैं कि कोई एक परमाणु अगर गोल्ड का है, Au गोल्ड यानी सोने का परमाणु है, तो सोने के परमाणु से जो भी प्रोसेस होगी वो सोने की ही बनेगी। ये नहीं होगा कि परमाणु का स्वरूप चेंज हो जाए, सोने का परमाणु चांदी में चेंज हो जाए, कॉपर का एल्यूमिनियम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कॉपर का होगा तो कॉपर में ही चेंज होगा, एल्यूमिनियम का होगा तो एल्यूमिनियम में ही बदलेगा आकर के। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर होती है तो उसके पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए इस बात को समझ लेना। R फॉर रिएक्टेंट होता है और इससे क्या बनता है, P फॉर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये आप सभी जानते हैं पहले से ही। तो अभिकारकों के मध्य में बॉन्ड होते हैं, ये बंध होते हैं। ये बंध आपस में टूट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये पुराने बंध टूटते हैं और पुराने बंधों के टूटने से ही नए बंधों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, जिसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। संयोजन अभिक्रिया या अंग्रेजी बोले तो एडिशनल रिएक्शन। ठीक है, तो आप यहां पर हेडिंग से ही समझेंगे इस बात को। बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं इसमें। योगात्मक का मतलब होता है अभिकारक कितने हो, कम से कम 2 अभिकारक, और उत्पाद कितना बने, 1 बने जाकर के। 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्रिया करके उत्पाद 1 बनाते हैं आकर के। जैसे कि यहां पे हमने मान लिया एक A अभिकारक है और दूसरा B अभिकारक है, और ये दोनों क्रिया करके क्या बना रहे हैं, C बना रहे हैं। तो ये चीज अपनी क्या यहाँ पे अभिकारक, और C क्या बना है, उत्पाद। तो यहां देखेंगे एक अभिकारक आपका ये है, एक अभिकारक ये है, दोनों अभिकारक जुड़े और उत्पाद कितना बने, 1। तो हम यहां कह सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो और उत्पाद केवल 1 प्रकार का प्राप्त होता है, वो अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल इनकी बात कर ली जाए तो देखेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ, कार्बन, एक अभिकारक हो गया, प्लस दूसरा क्या लिख लिया हमने, O2, दूसरा अभिकारक हो गया। तो देखो एक अभिकारक ये है और एक अभिकारक ये है, टोटल कितने बन गए, 2 अभिकारक हो गए ना। और उत्पाद क्या बनता है, CO2। देखिएगा अभिकारक 2 हो गए, उत्पाद कितना भाई, 1। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी, योगात्मक। हो सकता है आपको एग्जाम में
एग्जाम्पल दे दिए जाए और फिर आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है, तो आपने कुछ ज्यादा विशेष ध्यान नहीं लगाना है, फिर इतना देखना है कि अभिकारक अधिक हो, उत्पाद अगर एक लिखा हुआ अर्थात तीर के आगे एक पदार्थ लिखा हुआ है तो अभिक्रिया कौन सी होगी, योगात्मक अभिक्रिया होगी। दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। जरा देखो यहाँ पर कितने अभिकारक है, 2, उत्पाद कितना, 1। कौन सी अभिक्रिया हो गई, योगात्मक अभिक्रिया हो गई यहाँ करके। एक एग्जाम्पल और CaO, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिना बुझा हुआ चूना। ये किसका सूत्र है, बिना बुझा चूना का। और इसे किसके साथ भिगाएंगे, जल के साथ में। तो ये सूत्र किसका, जल का है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे हुए चूने को हम किसी चीज को पानी में बुझा सकते हैं, तो बिना बुझे हुए चूने को पानी में डालेंगे तो पानी में डालने से क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस अर्थात ये बन जाएगा आपका बुझा चूना। प्लस साथ में आपकी एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, यानी कि ऊष्मा निकलती है। अब इस रिएक्शन में ऊष्मा निकलती है तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है, इसे हम आगे पढ़ाएंगे। तो बहरहाल यहाँ पर केवल इतना आपने जानना है, देखो अभिकारक कितने भाई, 2, उत्पाद कितना है, 1। अभिकारक कितने हैं, 2, उत्पाद 1, अभिकारक 2, उत्पाद 1। तो कुल मिला के योगात्मक क्रिया आपकी कंप्लीट हुई। इसमें आपने क्या इतना सीखा, योगात्मक क्रिया या संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक अणु हो, उत्पाद 1 बने। अब हमने यहाँ ये दिखाया, इसका मतलब ये नहीं है, ये भी हो सकता है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू D, ये भी हो सकता है। 2 से अधिक उत्पाद अभिकारक हो गए, उत्पाद 1 ही रहा करके, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी अभिक्रिया हो गई वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब अगली अभिक्रिया कौन सी आ गई, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जो है योगात्मक अभिक्रिया की विपरीत है। वियोजन अभिक्रिया, तो हमने क्या बताया, जो वियोजन अभिक्रिया है वो किसकी, योगात्मक अभिक्रिया की बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या होता है, अभिकारक 1 होगा, उत्पाद 1 से अधिक बनेगा। तो यहां देखें ये क्या है अपना अभिकारक और ये क्या है उत्पाद। तो देखें ये आपके सामने एक अभिकारक है, मार्कर दिखाई दे रहा होगा, और इससे कितने प्रकार के पदार्थ बन गए, 2 प्रकार के। उसमें क्या हो रहा था, अभिकारक 2 थे, उत्पाद 1 बन रहा था। इसमें अभिकारक 1 है, उत्पाद 2 या 2 से अधिक प्रकार के बनते हैं जाकर के, तो वियोजन होता है। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो कोई एक पदार्थ कम से कम कितने भागों में टूट सकता है, 2 में, 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है A इज इक्वल टू B प्लस C प्लस D प्लस E, कितने भी उत्पाद बन सकते हैं, लेकिन अभिकारक 1 ही होगा, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, परिभाषा तो आप समझ चुके होंगे, क्या बताया परिभाषा में, डेफिनेशन इसकी है, जब एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल अगर इसकी बात की जाए तो यहां हो जाएगा FeSO4, ये क्या है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। और ये जो फेरस सल्फेट है ये एक ही अभिकारक है ना, और ये फेरस सल्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड में, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब ये समीकरण बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना बहुत सरल है, बताया गया था आपको, वही 3-4 पॉइंट थे केवल। धातुओं को बैलेंस कर दीजिए, Fe2 है, यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए केवल बस। अब Fe2 हो गए, S भी 2 हो गए, तो एक S ये है, एक S ये, 2 S हो गए। वो कितने, 4 दूनी 8, 3 तो 5 3 8, अभिक्रिया भी बैलेंस हो गई है ना। तो वहां क्या बताया था बैलेंस करने के लिए, आपको बताया धातुओं को बैलेंस करें, अधातुओं को बैलेंस करें, ऑक्सीजन को बैलेंस करना, और लास्ट में आप हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, पूरा प्रोसेस वही वाला आ गया। अभिकारक 1 है, उत्पाद 1 से अधिक प्रकार के प्राप्त हुए, कितने हुए, 1 2 3 प्रकार के उत्पाद प्राप्त हो गए। अभिक्रिया कौन सी होगी, वियोजन, यानी फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में
टूट गया करके। दूसरा एग्जांपल है CaCO3, इसे कहते हैं अपन लोग चूना पत्थर। ठीक है, तो ये चूना पत्थर जो है CaO कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है प्लस CO2 गैस में टूट जाता है। अभिकारक कितना है? 1। उत्पाद कितने बन गए? 1 + 1 = 2। तो वही बताया गया, कैल्शियम ऑक्साइड कितने भागों में टूटा है? 2 भागों में टूटा है। तो अभिक्रिया कौन सी होगी? वियोजन अभिक्रिया हो गई। फिर से लास्ट पार्ट देख लीजिए। वियोजन अभिक्रिया जो है योगात्मक अभिक्रिया की विपरीत होती है। इसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाता है। जैसे फेरस सल्फेट कितने भागों में टूटा है? 3 में। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है करके। वियोजन अभिक्रिया का स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला टॉपिक को बढ़ते हैं। अगला आएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आपने कम से कम 1 या 2 एग्जाम्पल तो याद करके ही चलने हैं इसमें। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण है इसमें। अब बात आई विस्थापन अभिक्रिया की। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? एक सरल सा एग्जाम्पल होगा। किसी एक शादी समारोह में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं चेयर पर। अगर वहां पर कोई उन व्यक्तियों से ज्यादा पावरफुल व्यक्ति आ जाता है तो 3 व्यक्ति हो गए वहां बैठने के लिए। चेयर कितनी है? 2। तो उन चेयर पर से केवल एक ऐसा व्यक्ति उठेगा जो उन सब में सबसे कमजोर होगा। वही चीज यहां पर होती है। विस्थापन अभिक्रिया में एक परमाणु या एक धातु या एक यौगिक दूसरे परमाणु या दूसरी धातु को विस्थापित कर देती है। यानी कि सीधी बात हम कह सकते हैं अधिक पावरफुल, अधिक ताकतवर, जो सबसे अधिक ताकतवर परमाणु होगा वो दूसरे परमाणु को अपने उस स्थान से विस्थापित कर देता है। एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, यहां पर ये लिखा हुआ है A+B या A सिंगल बॉन्ड B लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक अभिकारक आपका ये हो गया। ठीक, तो A सिंगल बॉन्ड B एक पदार्थ है, ये अभिकारक है। चिन्ह लगाया हमने, प्लस यहां पे हमने क्या कर दिया? C = अब देखिएगा, आपने एक तो अभिकारक अणु ये है, एक अभिकारक अणु ये है। ये दोनों ही क्या रिएक्टेंट ही तो भाई, रिएक्टेंट आ रहे हैं ना, मार्क्स प्रोसेस करते ना। तो A सिंगल बॉन्ड B प्लस C है। अब ये जो C है, C ताकतवर है। अगर C ताकतवर हुआ A से तो A को हटा देगा, C ताकतवर हुआ B से तो B को हटा देगा। सपोज दैट जो C है वो B से अधिक ताकतवर है, तो C क्या काम करेगा? B को हटाएगा तो जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? A सिंगल बॉन्ड C प्लस कौन बाहर हो गया भाई? B बाहर हो गया। B बाहर क्यों हो गया? क्योंकि B जो है कमजोर था, एनर्जी नहीं थी उसके पास नहीं। वही अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। आपने देख लिया होगा, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। तो इस पूरे समीकरण में सबसे कमजोर कौन है? B है। ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो देखो ये लिखा हुआ CuSO4, ये क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, क्लियर। कॉपर सल्फेट में पड़ा हुआ Zn जिंक बोले तो जस्ता। देख लीजिए वही चीज है ना, अभिकारक 2 है, उत्पाद से मतलब नहीं। हम योगात्मक वियोजन नहीं पढ़ा रहे, यहाँ पर हम क्या पढ़ा रहे हैं? विस्थापन। विस्थापन का मतलब है एक धातु दूसरी धातु को हटाएगी। और कौन सी धातु को हटाती है? जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को हटाती है। अब यहाँ पे जो जिंक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर है। तो वो श्रेणी आपको शायद इस चैप्टर में हम आपको बता देंगे। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को आसानी से हटा देती है, आपको भी समझाएंगे इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कॉपर और जिंक
इन दोनों में कौन पावरफुल है? जिंक। तो जिंक किसे हटाएगा भाई? कॉपर को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जरा देखें, तो बच जाएगा ये देखो Zn आ जाएगा, कॉपर हट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? SO4 Zn। तो बन गया ZnSO4 प्लस Cu। ये क्या बन गया भाई? जिंक सल्फेट। क्लियर? जिंक सल्फेट प्राप्त हुआ, कॉपर अलग हो गया। तो कॉपर किस में से अलग हुआ? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को किसने हटाया? जिंक ने। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई? विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल आपका और बता रहे हैं जो बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया है कि क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट के जली विलयन में लोहे का कील डालने पर कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो बदल जाता है, रंगहीन हो जाता है, धूसर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो वही रिएक्शन यहां पे आई है। सबसे पहले आपको डायग्राम के माध्यम से हम समझा रहे हैं उसको। ठीक है, इसमें भरा हुआ है आपका क्या? CuSO4 विलयन। कैसे रंग का भाई? नीला विलयन है कॉपर सल्फेट का। और इसमें क्या डाली गई यहां पर? Fe बोले तो आयरन की छड़, आयरन बोले तो लोहा। ठीक है, तो लोहे की कील डाली गई है इसमें, ये लोहे की कील है, कॉपर सल्फेट विलयन नीला है। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि इस विलयन में जो नीला रंग था वो कन्वर्ट हो जाता है और इस छड़ के ऊपर कौन इकट्ठा हो जाता है करके? कॉपर। अब क्या हुआ करके यहां पर? इसका मतलब ये हुआ कॉपर सल्फेट में से कॉपर हट जाती है। जैसे ही कॉपर सल्फेट से कॉपर हटती है, विलयन नीला रहेगा क्या? नहीं रहेगा। या हम कह सकते हैं रंगीन या धूसर हो जाता है, धूसर रंग हो जाता है करके। अब इसी की रिएक्शन है, क्या क्या बताया गया? कॉपर सल्फेट है, कैसा विलयन है? नीला रंग का विलयन है। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें किसकी छड़ डाली गई है? Fe की। तो हमने आपको बताया था अभी विस्थापन अभिक्रिया में, क्या बताया? जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को हटा देती है। तो यहां से कौन किसे हटाएगा? यहां से Fe किसे हटाएगा? Cu को। तो सल्फेट रह जाएगा, सल्फेट की जगह पे, कॉपर की जगह पे कौन आ जाएगा? Fe। तो बन जाएगा FeSO4 प्लस कौन बाहर हो गया? Cu। ठीक है ना? अब देखिएगा वही चीज हमने बताई कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। ये कॉपर सल्फेट था, तो ये हो जाएगा फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। क्लियर? तो ये नीले रंग का विलयन था, ये दूसरा हो जाएगा, जो कि हमने आपको बता दिया है। तो इसका क्या रीजन निकला? फेरस सल्फेट कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर की छड़ जब डाली जाती है तो कॉपर सल्फेट विलयन फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसका नीला रंग बदल जाता है, हट जाता है करके। तो ये अभिक्रिया आपकी कौन सी होगी? विस्थापन अभिक्रिया हो गई। ये दोनों ही एग्जांपल बहुत अधिक इंपोर्टेंट है। अब हम आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी संक्षेप में बताई दे रहे हैं, तो उसे आप ध्यान देना, वो याद करना बेहद जरूरी है कि दोनों रिएक्शन उसी पर आधारित है। तो एक विद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है? धातुओं की क्रियाशीलता, बहुत सारी धातुओं को छांटा गया है, मुख्य मुख्य उन धातुओं की क्रियाशीलता को घटते क्रम में रखा गया है। अर्थात सबसे पहले अधिक क्रियाशील धातु, उससे नीचे उससे कम क्रियाशील, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील, और लास्ट में सबसे कम क्रियाशील धातु जो मुक्त अवस्था में भी रह सकती है, अर्थात खुला कहीं डाला रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी धातुओं का एक क्रम बनाया गया है। तो उनसे हम लोग जान जाते हैं कौन अधिक पावरफुल है, कौन किसे हटा सकता है। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मिल जाते हैं कि इनमें कौन सा अधिक क्रियाशील है। कॉपर दे दिया, Fe दे दिया, Zn दे दिया, फिर आपसे पूछ रहा है कौन सा है, और चौथा दे दिया, ये सभी। तो क्या करना पड़ेगा? क्रम देखना पड़ता है। जैसे कि यहां लिखे धरे हैं Li Na K Rb CS Li K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H
Cu, यहाँ तक ये लिया हम लोगों ने, ठीक है। ऐसा बहुत आगे। अब देखिए यहाँ पर पहली रिएक्शन पर गौर किया, यहाँ कॉपर और जिंक किसने किसे हटाया, ध्यान देना, उस रिएक्शन के माध्यम से आपको बताते हैं। तो जिंक ने किसे हटाया, कॉपर को। इसका मतलब ये हुआ जिंक बड़ा है, अधिक क्रियाशील है, अर्थात जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर होगा। यहां देखना ये क्या लिखा हुआ भाई, कॉपर, कॉपर से ऊपर कहीं जिंक लिखा होगा, देखो जिंक है। तो नीचे चलने पर क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। तो देखें जिंक जो है कॉपर की अपेक्षा कैसा है, अधिक क्रियाशील है। भाई कॉपर को तो निकल भी हटा सकता है, कॉपर को सारी धातु हटा सकती है, कॉपर को विस्थापित कर सकती है। क्यों, प्रत्येक ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु हटा सकती है, क्योंकि कॉपर से सब अधिक क्रियाशील है। अब कॉपर के नीचे जो धातु होंगी उन्हें कौन हटाएगा, कॉपर हटाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ Cu यहाँ Fe, इसका मतलब ये हो Cu से ऊपर Fe भी होगा, Cu है Fe, ये रहा देखो। तो समझ गए ना, तो ये ऐसी श्रेणी है जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी धातु उसके लवण के विलयन से किसे हटा सकती है। विस्थापन अभिक्रिया क्लियर हुई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद आएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। जी अब बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों की अदला बदली होती है। जैसे कि अभी आपको यहां बताते, ये लिखा हुआ है A सिंगल बॉन्ड B प्लस C सिंगल बॉन्ड D इज इक्वल, देखिएगा एक अभिकारक अणु आपका ये है, एक अभिकारक अणु ये है, और हम कौन सी ताने जा रहे हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखना बड़े ध्यान से। हमने आपको बताया कि इन अभिक्रियाओं में आयनों की अदला बदली होती है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या बताया था, एक अधिक क्रियाशील धातु दूसरी कम क्रियाशील धातु को हटा देती है। और द्विविस्थापन में क्या होता है, एक्सचेंजिंग, विनिमय होता है कि भाई तू मुझे देते और मुझे अपना वाला ले, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, किसी की भी हो सकती है, लेकिन वो होगी वही जो आपको बताया था पहले। तो इसमें सपोज दैट C और B के मध्य में विनिमय हो रहा है। देखिए अभी A के साथ कौन जुड़ा हुआ है, B। अब B को कौन हटाएगा, C, और C को कौन हटाएगा, B। तो B C की जगह पे आ जाएगा, C B की जगह पे आ जाएगा केवल। तो देखो A तो वही जीव करते हुए सिंगल बॉन्ड आ गया। अब ये तीर बता रहा है कि भाई B को कौन B हट के कहां जा रहा है, C की जगह पर, और C कहां आ रहा है, B की जगह पे। तो A सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, C प्लस, अब देखेंगे C की जगह पर कौन पहुंचेगा, B, तो B सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, D। देखिए नंबर 1 पे कौन A जुड़ा हुआ है, और इधर कौन जुड़ा हुआ था लास्ट में, D। A और D तो अपनी जगह पे हैं, केवल विनिमय किसमें हुआ, पड़ोसियों में हो गया। तो ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि दो धातुओं का विनिमय होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है, ये उसके स्थान पर पहुंच जाएगा, वो इसके स्थान, किसी में भी, तो वो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, द्विविस्थापन। कितने का हुआ विस्थापन, 2 का हुआ। किस किस का, B का और C का। देख लीजिए B आ गया C की जगह पर और C आ गया B की जगह पर, है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसे कहते हैं हम लोग सोडियम सल्फेट, क्लियर। प्लस सोडियम सल्फेट के बाद में अब है बेरियम क्लोराइड, BaCl2, इसे कहते हैं बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। अब देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट एक है और दूसरा बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट को हमने AB मान लिया और बेरियम क्लोराइड क्या मान लिया, CD मान लिया, है ना। तो अब क्या होगा, वही विनिमय होगा, वही एक्सचेंजिंग होगी। तो Ba इसके साथ आ जाएगा Na की जगह पर, Na Ba की जगह पर, आयनों की अदला बदली। तो सभी को पता है Na पे धन चार्ज होता है, SO4 पे -2 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। Ba पे +2 होता है, Cl पे -1 होता है। तो ये आयनों की अदला बदली हो जाएगी।
अर्थात धातुओं की अदला बदली होती है, धातुओं का विनिमय होता है। सल्फेट और क्लोराइड धातु नहीं है। धातु कौन है? सोडियम और बेरियम। ठीक है, तो सोडियम की जगह पर कौन पहुंच जाएगा? बेरियम। और बेरियम की जगह पर कौन आ जाएगा? सोडियम। तो सबसे पहले वही चीज है, चिन्ह लगा लीजिए ऐसे, ये इधर आना है और ये इधर आना है। तो इससे यहां से हटा के ले जाएंगे, यहां कौन बच जाएगा भाई? पहले वो लिख लो, सल्फेट बच गया यहां से, अब कि Na चला गया। अब Na हट के गया है, उसकी जगह पर कौन आया? Ba। तो ये क्या लिख देंगे? BaSO4 बन गया। देखो ये SO4 और ये Ba, क्योंकि Ba इधर आया है। अब Na हट के गया है, Na कितने हैं? 2, और Cl भी कितने हैं? 2। तो क्या बन जाएगा भाई? 2NaCl। कौन सी अभिक्रिया हो गई? द्वितीय विस्थापन। सोडियम बेरियम के स्थान पर पहुंच गया, चिन्ह बता रहा है, और बेरियम किसके स्थान पे आ गया? सोडियम के स्थान पे आ गया। तो ये अदला बदली हो गई आकर के, और ये अभिक्रिया हो गई द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हो गई आकर के। ठीक है, तो आज आपने कौन कौन सी अभिक्रिया अभी तक पढ़ी हैं? योगात्मक अभिक्रिया, जिसमें बताया था अभिकारक कितना हो? एक से अधिक, 2 या 3, 4, 5 जो भी हो, और उत्पाद कितना बनता है? 1 बनता है। वियोजन अभिक्रिया में क्या बताया? एक अभिकारक होता है, टूट करके 2 या 2 से अधिक प्रकार के उत्पाद बनाता है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को रिमूव कर देती है उसके स्थान से। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या बताया? इनमें धातुओं में आपस में क्या होता है? विनिमय होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की। उसके बाद फिर आपको पढ़ाएंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। अब बात करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं की। ऐसी अभिक्रिया जिनमें पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। बिना हीटिंग के या बिना ऊष्मा के ये अभिक्रियाएं पूर्ण नहीं होती हैं। इन अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि हेडिंग से ही बताया गया है, 50% क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाता है। हेडिंग को ध्यान से पढ़िएगा। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती हो, उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। किसकी आवश्यकता रहती है? ऊष्मा की आवश्यकता। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़े, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। और मुख्य रूप से ये अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? वियोजन अभिक्रिया होती हैं। जो वियोजन अभिक्रिया अभी आपने पढ़ी थी ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एक उत्पाद 2 या 2 से अधिक प्रकार के प्राप्त होते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो वियोजन अभिक्रिया, लगभग सभी वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात जो वियोजन अभिक्रिया है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बात कर ली जाए तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या बताया हमने? यहां पर हम ले सकते हैं, ये लिखा हुआ AgCl, ठीक है, 2AgCl। तो इस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की, सनलाइट की। ठीक है, तो इस किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 2Ag + Cl2। और इसका आपके में प्रैक्टिकल भी एक छोटा सा, कि प्रैक्टिकल बोला गया है एनसीईआरटी में कि किसी चाइना डिश में कितने ग्राम? 2 ग्राम क्या लेना है? AgCl। जो AgCl होता है वो कैसे रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। जब इस AgCl को अंधेरे में रखते हैं तो ये सफेद रंग का, पता है सफेद रंग का होता है। जैसे ही इसे कहां लेके जाते हैं? सूर्य के प्रकाश में लेके जाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में परावैंगनी किरणों के प्रभाव के कारण से ये तुरंत किसमें टूट जाता है? Ag में और क्लोरीन में। ठीक है, तो यहाँ पर Ag जो प्राप्त होता है कैसे रंग का होता है? दूसरा रंग का होता है। तो ये प्रयोग यहाँ बताया गया है। तो वही चीज यहाँ पर है, अभिकारक 1 है, उत्पाद कितने बन गए? कितने बने उत्पाद? 2। कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन। आपको अभी बताया था वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का ही एक भाग है। ठीक है, तो यहां पर यह बात क्लियर हो गई होगी आपकी कि यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हुई, उत्पाद 2 बन गए। तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता हुई। प्रकाश में क्या होती है? हीट। कौन किसकी आवश्यकता? ऊष्मा की आवश्यकता। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता हो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है आकर के। ठीक है, अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एक प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी है। जैसे यहां बात करते हैं, ये लिखा हुआ है 6CO2 +
12H2O, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, जल के 12 अणु। किसकी उपस्थिति में? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और पौधे के हरे भागों में क्या होता है? क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम, पर्णहरिम। इसकी उपस्थिति में पौधे भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी कि C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। जो ऑक्सीजन है ये वायुमंडल में चली जाती है। तो देखिए, ठीक है ना। तो यहां देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो इसमें भी प्रकाश की आवश्यकता हुई, इसमें भी प्रकाश की आवश्यकता हुई। दोनों ही अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्लियर हो गया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या बताया गया आपको? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। आप ये एग्जांपल याद रखना, ये सीधा एग्जांपल प्रकाश संश्लेषण का, उल्टा हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का शोषण कहते हैं। AgCl Ag और क्लोरीन में टूट जाता है करके, अंधेरे में ऐसा होता है सफेद रंग का, अगर सफेद रंग ये दूसरा रंग का हो जाता है आकर के लाइट में। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आकर के। अगला टॉपिक है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्षेपी का मतलब एक्सो थर्मिक, रिएक्शन। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो पूर्ण होने के बाद में एनर्जी को बाहर निकालती है। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या बाहर निकलती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसके पूर्ण होने पर ऊष्मा बाहर निकलती है, अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी कहलाती है। इसमें एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल और प्रश्न भी बन जाता है श्वसन अभिक्रिया। वहां आपको बताया था हमने, कौन सी अभिक्रिया थी वो? प्रकाश संश्लेषण की। ये अभिक्रिया कौन सी है? श्वसन अभिक्रिया। तो श्वसन जो अभिक्रिया है वो कौन सा भाग है? ऊष्मा क्षेपी का है, क्योंकि भोजन के दहन से एनर्जी मिलती है, एनर्जी निकलती है। अगर हम अभी बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट या कुछ ना कुछ एनर्जी दी हुई है। ठीक है, तो हमने भोजन खाया, तो भोजन खाने से हमारी बॉडी में रिलीज हो रही है एनर्जी, उसी का हम यूज कर रहे हैं। तो श्वसन अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, जबकि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया ऊष्मा शोषी थी। तो बहुत बार प्रश्न आता है ये कि श्वसन अभिक्रिया एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, कैसे? तो श्वसन अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कैसे होती है, पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हम जब भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण मतलब कि भोजन जलता है हमारी कोशिकाओं में जाके, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके, बायोलॉजी वाला पोर्शन है। तो कोशिकाओं में जाकर के भोजन का ऑक्सीकरण होता है, उस भोजन से बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड टूटने के बाद उनसे क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। जो ऊर्जा मिलती है वही ऊर्जा हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। इसीलिए श्वसन अभिक्रिया कैसी है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इसमें होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, 6O2, ये तो बैलेंस के लिए बता चुके आपको वीडियो में, बैलेंस करने का तरीका। तो ये है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। और ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? 6CO2 + 6H2O + 38 ATP ऊर्जा। ठीक है, अब देखिएगा बैलेंस भी होगी। कार्बन 6 ऑलरेडी है, पूरा बैलेंस होगा, आप देख लीजिएगा। और टाइम खराब करना होगा, वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो जल्दी हो जाएगी। तो ग्लूकोज पूर्ण ऑक्सीकरण करने पर ऊर्जा निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है, जल यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के द्वारा, नासा द्वारा बाहर निकल जाती है। तो ये भोजन के दहन से ही तो होता है करके। तो इसीलिए श्वसन अभिक्रिया क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये एनर्जी बाहर निकली आकर के। ठीक है,
तो ये अभिक्रिया कैसी हो गई? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया? श्वसन अभिक्रिया। क्या पहला बताई? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब ये क्या होता है? ठीक है, तो क्या ऑक्सीकरण होता है और क्या अपचयन होता है, दोनों की तुलना अलग अलग पोर्शन से कर देंगे जो कि आप समझ जाएं। 3 पोर्शन अभी बचे हुए। ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है और रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो इसके हम 2 पोर्शन पहले तो करते हैं। पहले वाले भाग में हम लोग लिख ले रहे हैं ऑक्सीकरण। अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाएगा ये। ऑक्सीकरण को हम लोग दूसरी भाषा में उपचयन कहते हैं, अंग्रेजी में रिडक्शन कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, अब इधर क्या बचा आपका? अपचयन। अपचयन को क्या कहते हैं? रिडक्शन। ठीक है, तो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया और दूसरी अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या, तुलना के माध्यम से पढ़ाई दे रहे हैं, यहाँ पे दोनों एक साथ हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पॉइंट है कुछ, उन्हें समझना केवल, बस यहाँ एग्जांपल बता दीजिए। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग। अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग। किसी पदार्थ के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या होगा? अपचयन होगा। दूसरा पॉइंट, अगर ऑक्सीकरण की क्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगी तो बाहर कौन निकलता है? हाइड्रोजन बाहर होता है। ऑक्सीकरण की क्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन बाहर होता है। इसी प्रकार अपचयन की क्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है तो बाहर कौन निकलेगा भाई? ऑक्सीजन। क्लियर? तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। कंफ्यूज नहीं होना, वैसे बहुत अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन बाहर होता है। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन बाहर होता है। अब देखिए, किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा? ऋण विद्युतीय पदार्थ जुड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन का कौन सा चार्ज होता है? ऋण चार्ज होता है। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं है तो कोई ऋणात्मक पदार्थ होगा, वो जुड़ेगा। तो यहां कह सकते हैं ऋण विद्युतीय पदार्थ जुड़ता है। हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज होता है भाई? धन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो जब हाइड्रोजन नहीं है किसी रिएक्शन में तो कोई धनात्मक पदार्थ जुड़ रहा होगा, तो क्या कह सकते हैं? धन विद्युतीय पदार्थ जुड़ता है। क्लियर? इसके बाद में क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन बाहर जा रहा था तो इसमें से धनात्मक जाता है, धनात्मक पदार्थ बाहर जाता है, तो कह सकते हैं धन विद्युतीय बाहर जाता है। यहां ऑक्सीजन बाहर जा रही थी तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज था? ऋण। सीधी सी बात ध्यान देंगे, उल्टा बोलेंगे, ऋण विद्युतीय बाहर निकलता है। ठीक है, 4 पॉइंट। ये एक पॉइंट और बता रहे हैं, ऑक्सीकरण संख्या में यदि वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण संख्या में यदि वृद्धि होती है तो क्रिया ऑक्सीकरण की होती है, और अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो, ऑक्सीकरण संख्या में अगर कमी हो रही है तो क्या होता है? अपचयन होता है, कमी होती है। अब देखिएगा भाई, पहले इस चीज को समझ लीजिएगा डीपली कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो देखें, ऑक्सीकरण क्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण कहते हैं उपचयन या ऑक्सीडेशन। क्लियर?
1 2 3 4 5 पॉइंट है, कोई पॉइंट यूज हो सकता है। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्रिया ऑक्सीकरण की होगी। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है ही नहीं जुड़ रहा, कोई बात नहीं, तो वहां से कौन बाहर जा रहा होगा? हाइड्रोजन। उस रिएक्शन से हाइड्रोजन दूसरा बाहर निकल रहा होगा, अर्थात या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन बाहर निकले। किसी रिएक्शन में ना तो ऑक्सीजन और ना हाइड्रोजन, तब क्या हो? तो ये देख लेंगे, ऑक्सीजन पर ऋण चार्ज होता है तो कह देंगे ऑक्सीजन जगह पर या ऋण चार्ज, तो ऋण विद्युतीय पदार्थ अगर जुड़ेगा तो कौन बाहर निकलेगा? धन विद्युतीय। आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, ऑक्सीजन जुड़ जाए हाइड्रोजन बाहर चला जाए, ऋण विद्युतीय पदार्थ जुड़ जाए तो धन विद्युतीय पदार्थ बाहर चला जाए। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट याद रखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि हो, मतलब संख्या जो है 0 से आगे बढ़ के +1 या +2 या +3 पर जा रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। क्लियर? अपचयन की बात कर ली जाए। अपचयन को रिडक्शन कह देते हैं। हाइड्रोजन जुड़ता, अपचयन क्रिया में कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीजन बाहर जा रही होगी, ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, तब क्या करें? तो धन विद्युतीय पदार्थ जुड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन धनावेश। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो धन विद्युतीय पदार्थ जुड़ रहा होगा। ऑक्सीजन बाहर जा रही है तो हो सकता है ऋण विद्युतीय पदार्थ बाहर निकल रहा हो। तो इसके जस्ट अपोजिट बोल देंगे। क्या क्या पॉइंट? हाइड्रोजन जुड़ेगा या धन विद्युतीय पदार्थ जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगी या ऋण विद्युतीय पदार्थ बाहर निकलेगा। अब यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई? वृद्धि, तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी? कमी। तो 0 से छोटी संख्या क्या होती है? -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3। ये संख्या 0 से कम में जाएगी तो क्या होता है? अपचयन। संख्या 0 से ऊपर जा रही तो क्या होता है? ऑक्सीकरण। ये टॉपिक इन पॉइंटों से आपका 11th 12th सब जगह क्लियर होगा। 10th क्लास के बेस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन ऐसे आप समझिए, ये पॉइंट इतने सरल तरीके से बताए हैं, आपको 11th क्लास में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी बोर्ड क्लास है, बहुत प्रॉपरली पढ़िएगा और सॉलिड पढ़िएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जी, अब इसके बाद में हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और कैसे पहचानेंगे कि ये ऑक्सीकरण हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। देखो, C+O2 = क्या है? CO2। जरा देखना भाई, इस क्रिया में कौन जुड़ रहा है? कार्बन के साथ कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। अभी बताया था किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्रिया ऑक्सीकरण की। तो कार्बन का क्या हो रहा है? कार्बन ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। दूसरा एग्जांपल है 2Cu+O2 = 2CuO, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर किसके साथ जुड़ रही है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है तो क्रिया कौन सी है? ऑक्सीकरण की है। क्लियर हो गया? अब बात कर लें हम अपचयन की। तो अपचयन में क्या हो जाएगा? ये जो लिखा हुआ है, पहले ऑक्सीकरण एक बार फिर देख लीजिएगा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, जुड़ रहा है। C+O2 = CO2, 2Cu+O2 = 2CuO, ये कॉपर ऑक्साइड हो गया करके। अब इसी में अगर हम हाइड्रोजन जोड़ दें तो देखो CuO है, ये कॉपर ऑक्साइड है। अपचयन में क्या होता है? परिभाषा याद होगी आपको। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जाकर के H2 से क्रिया करा रहे हैं तो ये हाइड्रोजन जो है किसे लेकर भाग जाएगा? ऑक्सीजन को। तो अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर फरार हो जाएगा। क्या बच जाएगा भाई? Cu+H2। देखो, इसमें कौन जुड़ा? ऑक्सीजन जुड़ गया। इसमें इस पदार्थ में से कौन निकला? ऑक्सीजन बाहर निकल गया। ये रिएक्शन इसकी अपोजिट है। देखो, Cu+O2 = Cu है। जो CuO बन गया, इसमें से कौन निकाल रहे हैं हम? अभी ऑक्सीजन जोड़ा था, ऑक्सीजन को हम हटा रहे हैं, तो क्रिया कौन सी हो गई भाई? अपचयन की क्रिया हो गई। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल ऐसे होंगे जहां पर दोनों ही प्रोसेस हो रही होंगी। दोनों प्रोसेस किस प्रकार से हो रही हैं वो आपको बताते हैं। तो उसके लिए आपको ऑक्सीकरण संख्या की थोड़ी जानकारी प्राप्त
होनी चाहिए। तो अगला टॉपिक आपका आ रहा है रिडॉक्स रिएक्शन, या दूसरी भाषा में कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या उपचयोपचयन, अंग्रेजी में आप देखो रिडॉक्स, REDOX, रिडॉक्स रिएक्शन। अब कितनी सरल परिभाषा है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण की क्रिया, जिनमें अपचयन की क्रिया दोनों साथ साथ चलती हैं। अर्थात क्या ले सकते हैं आप यहां पे, दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हों तो कौन सी अभिक्रिया होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और रिडॉक्स रिएक्शन को पहचानने का इतना सरल तरीका है, देखें Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। आप देखिए कितने सरल तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे केवल ऑक्सीकरण संख्या विधि से ही, यानी कि इसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। हम जो बताएं बात तो उसे ध्यान रखना केवल, इसके लिए यहां थोड़ा इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। कोई भी परमाणु अकेला लिखा हुआ है अगर, तो उस पे ऑक्सीकरण यानी उसका चार्ज कितना होता है, 0 होता है। किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश की संख्या को ही हम लोग ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, पहले ये याद रखना। क्या बताया, किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, पहली बात। दूसरे नंबर की बात, परमाणु अगर अकेला लिखा हुआ है, जैसे कि Zn और Cu अकेला लिखा हुआ है, तो उस पे चार्ज क्या होगा, 0, अर्थात उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0 होगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रत्येक परमाणु के ऊपर उनकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। आपको ऑक्सीकरण अपचयन छाड़ना एक ही रिएक्शन में, तो सबसे सरल तरीका यही है। ये Zn अकेला लिखा हुआ है, Zn के साथ कोई जुड़ा तो नहीं है, तो Zn जब अकेला लिखा हुआ है तो इसका मतलब Zn पे क्या चार्ज है, 0, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी भाई, 0। किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा, किसी से इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा। कॉपर सल्फेट में दो पदार्थ है, धनायन ऋणायन, एक कॉपर और एक सल्फेट। सभी को पता है सल्फेट पे क्या चार्ज होता है, -2, इसे याद रखिएगा, काम आएगा। सल्फेट पर -2 चार्ज होता है, और किसी सूत्र में धनायन और ऋणायन दोनों की संख्या बराबर होती है। अगर संख्या बराबर नहीं है, सूत्र अपना कैसा है, गलत। देखिएगा यहाँ पे सल्फेट पे -2 चार्ज है, तो कॉपर पर क्या चार्ज आया भाई, +2। लिख दिया, कितना सरल तरीका। कोई पदार्थ अकेला लिखा हुआ है तो उस पर 0 चार्ज। सूत्र में देख लीजिए, किसी एक का तो पता होगा, कॉपर पे यहाँ क्या चार्ज है, अभी +2, तो सल्फेट पर क्या हो जाएगा, -2। अब यहाँ आ जाए, अभी आपको पता था सल्फेट पर क्या चार्ज बताया था, -2। अब सल्फेट पर जब -2 हो गया तो जिंक पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, +2। क्यों, क्योंकि किसी सूत्र में धन और ऋण कैसे होते बराबर। कॉपर अकेला लिखा हुआ है तो कॉपर पर क्या चार्ज हो जाएगा, 0 चार्ज। अब देखो तुलना कर लो, Zn से Zn की तुलना, देखो सल्फेट का तो चार्ज वही है ना, -2, यहाँ पर भी है, ना बढ़ा ना घटा। कॉपर की चार्ज की तुलना कॉपर के चार्ज से कर लीजिए, बस। अब आपने वही पॉइंट याद रखने हैं जो बताए थे, ऑक्सीकरण संख्या वाला। जिंक पे कौन सा चार्ज है, 0। जिंक 0 से जिंक पे क्या चार्ज हो गया, +2। संख्या बढ़ी 0 से कि घटी, बढ़ी ना, 0 से +2 हो गई, बढ़ गई। और अगर संख्या बढ़ती है तो कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की। हो गया ना ऑक्सीकरण। अब यहां देखें, Cu पे चार्ज क्या है, +2। Cu +2 जो था कितना हो गया, 0। संख्या +2 से 0 हो रही है, संख्या कैसी हो रही है, घट रही है। तो यहां पर क्या हो रहा भाई, अपचयन हो गया ना, अपचयन। अब देखो एक ही रिएक्शन है, Zn प्लस CuSO4, विस्थापन अभिक्रिया एग्जांपल है। Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। Zn का हो रहा है ऑक्सीकरण और कॉपर का हो रहा है अपचयन। दोनों ही रिएक्शन एक ही में चल रही हैं, तो ये अभिक्रिया किसका हो गया भाग, रिडॉक्स रिएक्शन का हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद एक दो एग्जांपल और इसके कराते हैं आपको, फिर आपको छांटना है आपकी बुक के अनुसार। चलिए अब आगे एग्जांपल आपको बताते हैं।
रिडॉक्स रिएक्शन के एक दो एग्जांपल और इसी बेस के, जो कि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। और भी तरीका आपको बता दीजिए, अगर आपको ऑक्सीजन संख्या ज्ञात नहीं है तो आप और भी तरीके जान सकते हैं। ZnO प्लस सी इज इक्वल टू Zn प्लस CO। जिंक ऑक्साइड है, ये कार्बन है, ये जिंक है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब आपने इसमें छांटना है कि किसका ऑक्सीकरण होगा, किसका अपचयन। अभी आपको बताया गया था कोई चीज अकेली लिखी है तो चार्ज क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब ऑक्सीकरण संख्या से आप नहीं जाना चाहते, चलो छोड़ दीजिए इसे, आपको और दूसरे तरीके से बताते हैं। यहां जिंक है, ऑक्सीजन को हटा रहा है ना, तो ऑक्सीजन जा रही है। जब ऑक्सीजन जा रही है तो ऑक्सीजन किसके साथ जा रही है, कार्बन के साथ। कार्बन ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, तो इस रिएक्शन में से कौन हट रहा है, कौन हट रहा है रिएक्शन में से, ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन हटता है तो क्या होता है, अपचयन। हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन होता है, और ऑक्सीजन अगर जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है। ये बताया था ना रिएक्शन में। अब आप इस रिएक्शन को करना है तो दोनों तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले चार्ज वाली बात, Zn पर क्या चार्ज होता है, +2। ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, -2। इस -2 से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था वैसे तो। अब Zn की तुलना किससे करेंगे आप, Zn से। यहाँ चार्ज क्या माना जाएगा, 0, क्योंकि हमने आपको बताया मुक्त अवस्था में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0। तो +2 से क्या मान हो गया भाई, 0। +2 से मान 0 हो रहा है, इसका मतलब Zn का क्या हो रहा है, अपचयन। संख्या घटी, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो अपचयन। इसकी जो लिया उसमें चेक कर लेना। यहाँ कार्बन पे 0 चार्ज है और कार्बन पर 0 होकर के यहाँ ऑक्सीजन मान दो तो इसका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग वैसे तो इतना होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से चार्ज बढ़ गया तो कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। क्योंकि कार्बन के साथ तो कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। आपको परिभाषा बताई थी, फिर उसके अनुसार देख लीजिए। ZnO प्लस C इज इक्वल टू Zn प्लस CO। ये तो ऑक्सीकरण संख्या के द्वारा आपने पहचान कर ली। दूसरा नंबर की बात, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किसके साथ, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा, कार्बन ने जुड़ा ऑक्सीजन को। देखिएगा ये इतनी चीज यहां आ गई, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है भाई, ऑक्सीकरण होता है कि नहीं होता है। दूसरे तरीके से ZnO में से कौन निकल के जा रहा है, ऑक्सीजन। किसी रिएक्शन से अगर ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन तो जुड़ नहीं रहा। ऑक्सीजन अगर निकल जाए तो क्रिया कौन सी होती है, अपचयन की। तो देखिएगा ZnO से अब कौन रह गया, केवल Zn। तो यहाँ क्या हो गया, अपचयन। ऐसे समझ लीजिए, दोनों तरीके आपने देख लिए हैं, तो इनमें जो आपकी मर्जी हो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल और है, MnO2 प्लस HCl इज इक्वल टू MnCl2। MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। देखिएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीज क्लोराइड, जल और क्लोरीन गैस। ये रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है। अब आपको इसमें पता करना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। इतना सरल तरीका। ये भी रिएक्शन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की थी, यानी अपचय उपचयन कहते हैं जिसे, या रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। इसमें अभी दोनों क्रिया हो रही होंगी साथ साथ में। अब पहचानो, ऑक्सीजन में चार्ज क्या होता है, -2 होता है। रटो, नहीं समझाएंगे आगे। एक परमाणु पर जब -2 है, ऑक्सीजन कितने परमाणु में, 2 हैं, तो क्या हो जाएगा, -4। तो Mn पर क्या हो जाएगा भाई, +4 हो जाएगा। यहाँ Mn पर चार्ज क्या हो गया, +4। यहाँ देखेंगे एक क्लोरीन पर चार्ज क्या होता है, -1। तो कितने, 2, तो -2 हो गए। इस पर क्या हो जाएगा, +2। इसकी तुलना इससे कर दो। Mn की ऑक्सीजन संख्या यहाँ कितनी है, 4, और यहाँ Mn की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, +2 है। ठीक है, अब देखेंगे +4 से +2 हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। ऑक्सीकरण संख्या घटने का मतलब है यहाँ क्या हो रहा है भाई,
अपचयन। देखिए एक ऑक्सीजन पे -2 होता है तो -2 -4 हो जाएंगे जाकर के, ठीक है, तो -4 हो जाएंगे। उसके बाद में अब आप देखेंगे MnCl2 है, Cl पे -1 चार्ज होता है तो यह क्या हो गया, +2 हो गया। अब बात दूसरी साइड करते हैं, यहां पर देख लीजिए क्लोरीन, यहां क्लोरीन है और यहां क्लोरीन है, इस क्लोरीन पर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, -1 चार्ज है, क्योंकि क्लोरीन पर चार्ज -1 होता है, माइनस चार्ज होता है, तो क्योंकि H में प्लस होता है इसलिए भाई H पे प्लस चार्ज होता कि नहीं, तो +4 हो गए तो माइनस के भी 4 हो गए, ठीक। अब क्या होगा, इस क्लोरीन की तुलना आप इस क्लोरीन से कर लो, यहां क्लोरीन पर -1 चार्ज है और यहां क्लोरीन पर क्या चार्ज हो गया भाई, 0, तो -1 से संख्या 0 पहुंच रही है, यानी बढ़ रही है, घट नहीं रही है, 0 से छोटी है और 0 पहुंच गई, फिर 0 से आगे भी बढ़ेगी, तो इसका मतलब यहां क्या हो गया जाकर के, ऑक्सीकरण हो गया, तो ये क्रिया हो गई जाकर के, ऑक्सीकरण हो गई जाकर के, ठीक है। तो एक का अपचयन हुआ, एक का ऑक्सीकरण हुआ करके। अब ये क्रिया ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई है, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एग्जांपल आपको और बताएंगे। हाँ, चैप्टर बिल्कुल अंत की ओर है, इसमें 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, छोटे छोटे से हैं। अब एक है, यहां लिखा हुआ CuSO4 प्लस Fe, ये विस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल है, इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। आप लोगों ने करना है, SO4 पर क्या चार्ज हमने बताया था, -2, SO4 पर क्या चार्ज होता है, -2, देख लिया। जो परमाणु फ्री है अकेला, उस पर चार्ज क्या होता है, 0, ठीक है, जो परमाणु फ्री होता है उस पर चार्ज क्या होता है, 0। किसी सूत्र में धनात्मक संख्या कैसी होती है, बराबर, जब इस पे -2 है तो इस पे क्या चार्ज होगा, +2, इस पे -2 तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, +2। अब तुलना कर लो, Cu की तुलना किससे करेंगे भाई, Cu से, Fe की तुलना किससे करेंगे, Fe से। Cu पे चार्ज क्या है, +2 और कितना हो गया, 0, अर्थात +2 से वैल्यू कितनी हो रही है, 0। संख्या बढ़ रही है, घट रही है, घट रही है ना, संख्या अगर घटे, +2 से 0 हो गई तो क्या होता है, अपचयन। क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई है, कमी हुई है, ठीक है। इसे अच्छी तरीके से समझ लेना, इसी से सारे आपके हो जाएंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे। यहां क्या है, 0 से क्या हुआ वैल्यू, +2, तो 0 से +2 हुआ, यानी कि क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि किसमें वृद्धि हुई, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है। देख लीजिए अब आप ध्यान से इस टॉपिक को। अब आपके आज ये पोर्शन खत्म हुए, कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी ध्यान देना, योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया आपने पढ़ी, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी, द्विविस्थापन अभिक्रिया आपने पढ़ी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ी, अपचयन अभिक्रिया पढ़ी, ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ी, टोटल 9 पढ़ी। और प्रत्येक का एग्जांपल भी आपको बताया गया, समीकरण संतुलित करना भी बताया गया, क्यों करते द्रव्यमान समीकरण भी आपको बता दिया गया है, पोर्ट मतलब पार्ट में बताया गया है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में आपके चैप्टर के लास्ट के 2 टॉपिक है जिन्हें हम समझा करके और फिर एक वीडियो ऐसी बनाएंगे जिसमें पूरे टॉपिक को शॉर्ट में रिवाइज करा दिया जाएगा एक एक एग्जांपल के द्वारा, जिससे कि वो 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी और आप देख लेंगे पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अब एक आया संचारण और दूसरा है विकृत गंधता। चैप्टर की लास्ट हेडिंग है। एक तो है संचारण, संचारण क्या होता है, दूसरा है विकृत गंधता। देखो संचारण का मतलब होता है धातु का धीरे धीरे नष्ट होना, संचारण कहलाता है। कितनी सरल परिभाषा, किसी भी धातु का धीरे धीरे नष्ट होना, मंद मंद गति से खराब हो जाना क्या कहलाता, संचारण कहलाता है। जैसे
लोहे पर क्या लगना, जंग लगना। आपने देखा होगा लोहा खुला पड़ा रहे तो लोहे खुले पड़े रहने के दौरान उसमें भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो जंग लग लग के लोहा कैसा हो जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है। अपने देश में तो पता नहीं कितना लोहा प्रतिवर्ष खराब होता है खुला हुआ। जैसे जो पुराने टाइम के पुल बने हुए हैं या रेलवे की पटरियां, ये सब बहुत से खराब हो चुके हैं। टीन होते हैं, टीन सेट सब खराब होने लगे हैं। क्यों? लोहे पर जंग लगने का से ये चीज प्रोसेस रेगुलर चलती रहती है। तो इसमें भी वही क्रिया होती है ऑक्सीकरण की। डिटेल नहीं है, इतना जानना है। धातु का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है, संचरण कहलाता है। अब कैसे कैसे होता है, लोहे पर जंग कैसी रंग की होती है, भूरे रंग की होती है, ठीक है। चांदी पर भी तो जंग लगती है, तो चांदी की जो जंग होती है वो कैसे रंग की होती है, हल्के काले रंग की होती है या मटमैले रंग की होती है। जबकि तावे पर कैसे रंग की होती है, हल्के हरे रंग की होती है, ठीक है। हरे हल्के नीले रंग की जंग होती है। तो ये लोहे पर जंग लगना, चांदी पर जंग लगना, तावे पर जंग लगना, इनके कलर भी लिखे हुए। लोहे पर जंग कैसे हल्के भूरे रंग की होती है, चांदी पर काले रंग की होती है, तावे पर हरे रंग की होती है। ये धातुएं सब धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। जो धातु अधिक क्रियाशील होती है वो बहुत जल्दी नष्ट होती है, जो धातु कम क्रियाशील होती है वो धीरे धीरे नष्ट होती है। जैसे कि इन सब में धीरे धीरे नष्ट होने वाला क्या है, चांदी, क्योंकि बहुत श्रेणी आपको बताई तो सबसे नीचे स्थान है। तो ये टॉपिक आपका इतना हो गया। संचारण क्या होता है, धातु का धीरे धीरे नष्ट होना संचारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना, इन सब चीजों पर जंग लगना संचारण कहलाता है। अब संचारण से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, तो सुरक्षा बहुत सरल है। आपने देखा होगा आपके जो मुख्य दरवाजे होते हैं तो आप उनमें वार्निश करते हैं, पेंट करते हैं, प्राइमर करते हैं। ये चीज करने से क्या होता है, उस पर ऑक्सीजन की परत या नमी ग्रहण नहीं हो पाती है, जिस कारण से जंग नहीं लगती है। तो सुरक्षा करने के लिए तेल, मोम, ग्रीस आदि का लेपन कर दिया जाता है, जिससे कि धातुओं को बचाया जा सकता है। किस किस के द्वारा, वार्निश, पेंट, प्राइमर, मोम, ग्रीस, तेल इत्यादि के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं विकृत गंधता क्या होती है। विकृत गंधता जो है वो किससे रिलेटेड है, खाद्य पदार्थ से। तो कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं, कौन से वाले, वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ विशेष प्रकार के वसा या तेल युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो किसके कारण से, ऑक्सीजन के कारण कैसे हो जाते हैं, खाने योग्य नहीं रहते हैं। उनमें क्या आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। तो दुर्गंध आने के कारण से वो खाने योग्य नहीं रहते हैं। ऐसे पदार्थ कैसे हो जाते हैं, विकृत गंधता। विकृत मतलब खराब, गंधता मतलब गंध, यानी कि खाद्य, ऐसे खाद्य पदार्थ जो वसा तेल युक्त होते हैं और उनमें वायु प्रवेश कर जाती है तो उनमें विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, खाने पीने योग्य नहीं रहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, विकृत गंधता कहते हैं। अब इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, यानी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। तो सुरक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इनमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ बनाने चाहिए, यानी कि प्रतिऑक्सीकारक। कौन से, प्रतिऑक्सीकारक। ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को क्या करते हो, कम करते हो, वो पदार्थ मिला देने चाहिए। इसके अलावा जैसे कि कुछ खाने पीने वाले पदार्थ में ऑयल वगैरह ज्यादा मात्रा में होता है तो उसलिए उनमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जो चिप्स होते हैं, पैकेट बंद पदार्थ होते हैं, चिप्स कुरकुरे जो भी आते हैं, तो उन सब में ऑक्सीजन को निकाल करके उनकी जगह पे नाइट्रोजन भर देते हैं कि वो सभी पदार्थ कैसे होते हैं, वसा तेल युक्त होते हैं। तो उनमें नाइट्रोजन भरने के कारण से नाइट्रोजन किसकी भांति काम करता है, प्रतिऑक्सीकारक की भांति काम करता है, जिससे कि उस पैकेट में ऑक्सीजन की क्रियाशीलता कम हो जाती है तो पदार्थ में स्मेल नहीं आती है। अगर ये पदार्थ कुछ लंबे समय तक रखा रहता है तो उनमें भी विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, जिसे हम लोग एक्सपायरी डेट कहते हैं। एक निश्चित डेट के बाद में पदार्थ खराब हो जाते हैं। एक नजर फिर से डालिएगा। संचारण क्या बताया, धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना संचारण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना जो भूरे रंग की होती है, चांदी पर काले रंग की जंग होती है, तांबे पर हरे रंग की जंग होती है। कैसे बचा सकते हैं, वार्निश, पेंट, प्राइमर के लेपन के द्वारा।
विकृत गंधता क्या बताया, खाद्य पदार्थ से संबंधित है। वसा तेल युक्त जो पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीजन के कारण से खराब हो जाते हैं, विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। उन्हें से सुरक्षा करने के लिए प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं जो पदार्थ ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम करते हैं। जैसे कि चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है जो ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम करती है। आशा करते हैं आपको यह चैप्टर पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। इसके 3 पार्ट हैं, सभी पार्ट को देखना और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और हाँ, दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करेंगे 1 दिन के बाद में। कल आपको इस चैप्टर का रिवीजन कराएंगे और पीछे क्या क्वेश्चन लगाइए, जो क्वेश्चन आपको समझ में आए वो हमारे YouTube चैनल पर। पहले नंबर तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि हम कोई वीडियो पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी समस्या बताएं, उस समस्या का समाधान नेक्स्ट वीडियो में अवश्य होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जय हिंद, वंदे मातरम।